Good morning, all of you. Today we are going to start with second part of chapter number 2, 12th class PST. So in this chapter we will complete our left principle of management that is given by Henry Fayol. So first principle is remuneration of employees. What does it mean? So simply, as you can see here, we are talking about the remuneration of employees. तो इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल ने कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिटिव रेम्यूनरेशंस जो हैं वो देने चाहिए, जो आपने उनके साथ डिस्कस किए हैं जब आपने उन्हें रिक्रूट किया है, या उन्हें जिस तरह का काम उनसे लिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन मिलने चाहिए। जितने समय उनसे काम लिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्हें उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें रेम्यूनरेशन जो है देने चाहिए। अगर फ्यूल चाहते हैं कि अगर एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन उनके काम के अकॉर्डिंग मिलेंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी अच्छा होगा। और दूसरी चीज़, जो एक एम्प्लॉय है अगर उसे अब उसके रेम्यूनरेशन टाइमली और अकॉर्डिंगली दिए जाएंगे तो वो जो है मोटिवेटेड फील करता है और अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा रेम्यूनरेशन जो है गेन कर सके। जी, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इन दिस प्रिंसिपल फ्यूल सजेस्टेड दैट द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिवाइडेड सेंट्रली एंड डिसेंट्रली। मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीज़न लेने की पावर है वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सेंट्रलाइजेशन का मतलब बताता हूँ। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीज़न मेकिंग पावर इन वन हैंड, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीज़न मेकिंग पावर इन मोर देन वन हैंड। तो इस चीज़ को फोकस करने का जो फ्यूल का मोटिव था वो ये था, फ्यूल चाहते थे कि जो इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है जैसे फाइनेंसिंग डिसीज़न है, पॉलिसी मेकिंग डिसीज़न है, ये सब जो डिसीज़न्स हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में रहने चाहिए, और बाकी जो किसी भी लेवल से रिलेटेड जो डिसीज़न है वो उस पर असाइन किए गए एम्प्लॉयज़ को ही लेने चाहिए। उससे एक तो काम जो है वो कम समय में होगा और बेटर होगा, क्योंकि अगर डिसीज़न उस वर्क से रिलेटेड डिसीज़न भी जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा तो उसमें टाइम की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी। तो इसी रीज़न से फ्यूल ने सजेस्ट किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीज़न मेकिंग पावर है वो दोनों तरीके से होनी चाहिए, वो सेंट्रलाइज भी होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइज भी होनी चाहिए। जी, नेक्स्ट है स्केलर चेन। ये जो प्रिंसिपल है ये कम्युनिकेशन के फ़्लो से रिलेटेड प्रिंसिपल है। इसमें इस प्रिंसिपल में एक चेन के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है वो फ़्लो होना चाहिए। इस बात का सजेशन दिया है फ्यूल ने कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन फ़्लो हो रहा है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ना कि बिना किसी सीक्वेंस के। इससे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है रिपोर्टिंग और ऑर्डर्स की जो रिलेशन है वो बनी रहती है। इसलिए इन्होंने ये स्केलर चेन नाम का जो प्रिंसिपल है ये डेवलप किया है। और इसमें इमरजेंसी के समय में अगर कोई दो सेम लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उन्होंने एक इसमें गैंग प्लैंग के नाम से एक गेटवे भी रखा है, जिससे कि इमरजेंसी के समय पर किसी भी सेम लेवल के दो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। जी, नेक्स्ट है ऑर्डर। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो ऑर्डर है। अब ऑर्डर में यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्डर में यहाँ से किसी सीनियर को जूनियर को दिए गए ऑर्डर्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ऑर्डर से मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह होती है, और वो चीज़ चाहे वो मशीन हो, चाहे वो टूल्स हो, और चाहे वो रिसोर्सेज हो, वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल को देने के पीछे जो रीज़न है वो ये है, जिससे कि जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और चीज़ें अगर अपनी जगह पर हों तो एट दैट टाइम वो प्रॉपर जगह पे होने की वजह से टाइम सेव होगा, एफ़र्ट सेव होंगी, और टाइम को काम को प्रॉपरली जो है और
टाइमली जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए फ्यूल ने ये सजेस्ट किया है कि ऑर्डर नाम का जो प्रिंसिपल है, यानी कि चीज़ों की एक प्रॉपर प्लेस वाला जो ये प्रिंसिपल है, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्विटी, मीन्स ईच एंड एवरी body in an organization, either it is a female or either a male, they should be treated equally. Means to say कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कास्ट, कर्ड और जेंडर के बेसिस पर कोई इनक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो जिस एम्प्लॉय के साथ ऐसा किया जाएगा उसे कास्ट, कर्ड या जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, वो अनमोटिवेटेड फेल करेगा और वो अपने जो 100% एफर्ट है वो वर्क में नहीं लगा सकेगा। इसलिए फ्यूल ने सजेस्ट किया है कि एम्प्लॉय की एफ़र्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि उसकी कास्ट, कर्ड, लैंग्वेज या जेंडर को ध्यान में रखकर कोई भी डिसीज़न लेना चाहिए या उसे कोई भी पावर या अथॉरिटी देनी चाहिए। जी, नेक्स्ट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने कहा है कि जब हमने किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसे अपनी पूरी एफ़र्ट, उसे अपना पूरा 100% दिखाने के लिए उसे उसकी पोस्ट पर स्टेबल करना चाहिए, ना कि फ्रिक्वेंटली उसके द्वारा की गई कोई भी मिस्टेक पर उसे ट्रांसफ़र, सस्पेंड या ऑर्गेनाइजेशन से निकालना नहीं चाहिए, या उसका काम से उसे चेंज करके कोई दूसरा काम नहीं देना चाहिए। क्योंकि फ्यूल ये मानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को जानने में एक एम्प्लॉय को थोड़ा समय लगता है, और जब वो उस इन्वायरमेंट से फ्रेंडली हो जाए तभी वो अपना 100% दे सकता है। तो इसी वजह से फ्यूल ने सजेस्ट किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रिक्वेंटली जो है वो रोटेट नहीं करना चाहिए या जॉब से जो है वो निकालना नहीं चाहिए। इससे जो है एम्प्लॉयज़ को पूरा मौका नहीं मिलता है अपनी एफ़र्ट्स, अपने स्किल्स को शो करने का। जी, नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इसमें फ्यूल ने सजेस्ट किया है कि ईच एंड एवरी एम्प्लॉय शुड बी गिवन अ चांस टू इनिशिएट इन डिसीजन मेकिंग और गिविंग द सजेशन व्हाट ही थिंक्स अबाउट अ पर्टिकुलर कंडीशन। अगर ऐसा होगा तो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय विल बी फील मोटिवेटेड एंड दे विल गेट अ चांस टू लर्न अबाउट द सुपीरियर पोस्ट बाय ऑन विच ही इज़ वर्किंग। मतलब जिस भी पोस्ट पर वो काम कर रहा है उससे ऊपर के बारे में उसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा, प्लस वो क्या सोचता है ये चीज़ बताने का मौका मिलेगा, अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा और वो इससे मोटिवेटेड भी फील होगा। जी, नेक्स्ट इज़ इंस्पिरेट डी क्रॉप्स। ये फ्यूल के द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल्स में से लास्ट प्रिंसिपल है, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हाट द फ्यूल इज़ सजेस्टेड, फ्यूल सजेस्टेड दैट कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टास्क अचीव किया गया है तो उस टास्क को अचीव करने का जो क्रेडिट है वो किसी एक इंडिविजुअल को नहीं मिलना चाहिए। दैट क्रेडिट विल बी गिवन टू होल टीम और द ग्रुप विच हैज़ अचीव्ड दैट टारगेट। इसलिए ये ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि अगर किसी एक इंडिविजुअल को उसका क्रेडिट जाएगा तो जो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैं या जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप के या टीम के, दे विल फील डीमोटिवेटेड, और ऐसा करने से वो नेक्स्ट टाइम अपना 100% शो नहीं करेंगे। या ब्रीफ में अगर हम इस प्रिंसिपल को समझें तो फ्यूल कहते हैं रिप्लेसिंग आई विद वी, क्योंकि जो मैनेजमेंट है एक ग्रुप एफर्ट है, और अगर ग्रुप का हर एक जो एम्प्लॉय है या जो मेंबर है वो एफर्ट नहीं लगाएगा तो एक जो टीम है, एक जो ग्रुप है वो अपने टारगेट्स को कभी अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये एक ग्रुप एफर्ट है और उस एफर्ट का करने का जो क्रेडिट है वो पूरी टीम को जाना चाहिए। तो इस तरह मैंने आपके सामने फ्यूल के द्वारा दिए गए ऑल 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कस कर दिए हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर।